चलिए आज हम बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन की बात करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में डिफ्यूजन या इफ्यूजन बहुत बार देखते हैं। जैसे डिफ्यूजन में क्या आता है, एरोमा ऑफ फूड है, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में देखते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी सेटल डाउन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिक्सिंग है इट इज नॉन एज डिफ्यूजन। या मान लीजिए कोई भी फ्रेगनेंस से किचन में कोई भी चीज़ बन रही है, हम स्टडी रूम में बैठे हुए हैं तो क्या है उसका फ्रेगनेंस हमारे पास आ जाता है, तो हमें को आइडिया लग जाता है कि घर में क्या बन रहा है, किस चीज़ का क्या है, छौंक लग रहा है या क्या लग रहा है, वॉट एवर इट वुड बी। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपको खुद को भी पता है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो नोज सेंस है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंस होता है, वो ध्यान रहता है कि आज डिनर में या लंच में या ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। इज इट क्लियर? तो होता क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन कुछ चीज प्रिपेयर होती है तो वेपर्स ऑफ ए फूड इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड एंड विच इज गोइंग टू बी मिक्स विद द एयर एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द रूम एंड इट विल कम टू योर नोज। तो दिस इज आल्सो नोन एज एरोमा ऑफ ए फूड इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। बॉडी स्प्रे करते हैं या सेंट यूज करते हैं या जो भी डिओड्रेंट यूज करते हैं, ठीक है, ऑल दीज आर इफ्यूजन। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करूंगा कि डिफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन क्या है, वन बाय वन करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं डेफिनेशन ले लूं, डिफ्यूजन की डेफिनेशन ले लूं, इफ आई एम गोइंग विद द डेफिनेशन डिफ्यूजन, ठीक है, तो डिफ्यूजन की डेफिनेशंस बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर gases irrespective of फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन, ये मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने लगा दिया है, कुछ लॉक लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है और मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या है, लॉक लगा हुआ है एंड इफ आई एम गोइंग टू ओपन दिस लॉक, तो व्हाट हैपन, जैसे ये मैंने ओपन कर दिया लॉक को, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये सिचुएशन आई है एंड हमारे पास कुछ टाइप से अनलॉक हो गया है सिचुएशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्रेशर रहा हो, लेट इट बी ये P1 प्रेशर रहा हो, ये P2 प्रेशर रहा हो। P1 इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऑक्सीजन क्या है, दोनों साइड में आ जाएगी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ जीरो है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगी, नाइट्रोजन यहाँ नहीं है तो नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी है तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि दोनों साइड यदि आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वही प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ आएगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है वो पहले किसी तरह से अलग अलग थी, सेपरेट, बट जैसे ये ओपन किया बोथ आर गोइंग टू बी मिक्स एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ ए गैस आर नॉन एज डिफ्यूजन हो जाता है। तो बट जब तक चलता रहेगा जब दोनों साइड प्रेशर इक्वल नहीं हो। तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर क्या होता है, एक इफ्यूजन वर्ड आता है, ठीक है, इफ्यूजन वर्ड आ जाता है। मान लीजिए मैंने एक कोई गैस ले ली है, ठीक है, देखिए अब मान लीजिए इफ्यूजन है, डेफिनेशन हम बाद में बात करेंगे कि मान लीजिए यहां पर इस तरह का एक है, पिस्टन है, ओके, मान लीजिए यहां पर मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, यहां पर एक नोजल ले लिया है, दिस इज नॉन एज नोजल, ठीक है ना, जैसे बॉडी स्प्रे में या परफ्यूम के अंदर आप नोजल होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है,
अब हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को फोर्सफुली, ये क्या हो जाएगा, ये जो पिस्टन है ये प्रेस, जैसे पिस्टन प्रेस होगा तो दिस विल गैस कम आउट, ठीक है, बट इट विल कम आउट फ्रॉम द स्मॉल होल। एक स्पेसिफिक कंडीशन है, उसे क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इसको, इफ्यूजन। ये पहले वाला केस था डिफ्यूजन, तो दिस इज नॉन एज इफ्यूजन, ठीक है। पहले वाले डिफ्यूजन के केस में क्या लिख सकते हैं, वो एरोमा ऑफ ए फूड इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे पंचर ऑफ टायर हुआ, पंचर ऑफ टायर हुआ है, या मान लीजिए आपने बॉडी स्प्रे बात करी है, तो ये सब किसके एग्जांपल आ जाते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन की डेफिनेशंस भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ है, इफ्यूजन को यदि बात करें तो फोर्सफुली गैस को हमने क्या करा है, पास कराया है थ्रू द नोजल बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर। आप देख लीजिए, जैसे आप लेके आते हैं कोई भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम की बॉटल्स लाते हैं, कोई प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाओगे तब तक कोई भी गैस नहीं आएगी। उसके अंदर गैस, इट इज इन प्रेजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, इफ वी अप्लाई द प्रेशर देन ओनली द गैस विल कम आउट। इज इट क्लियर? और आप देखेंगे वो जो फ्रेगनेंस है वो थ्रू आउट द रूम में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर गैस है, बाहर क्या है, गैस है, एंड इट इज गोइंग टू बी मिक्स। बट यहाँ पर क्या है, एक प्रेशर से फोर्सफुली पास कराया है, इसे क्या बोला जाता है, इफ्यूजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बात सुने, तो क्या बोलोगे, ए गैस इज, चलो इफ्यूजन पहले डेफिनेशन देखिए, इफ्यूजन लिख देते हैं, ए गैस इज, अ गैस इज डिफ्यूज, अ गैस इज डिफ्यूज, अ गैस इज डिफ्यूज थ्रू स्मॉल होल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पे जो बाहर आएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इफ्यूजन। इसके एग्जांपल क्या हो गए इफ्यूजन के, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? ओके, कोई बैलून है, उसके अंदर हीलियम गैस है, उसको पंचर किया है तो गैस विल कम आउट, वो भी एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर इफ्यूजन और डिफ्यूजन की डेफिनेशंस को पहले हमने क्लियर किया है। इफ्यूजन इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, डेफिनेशंस क्या है, एक सर्टेन कंडीशंस पे बात करें, चलिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम बात करते हैं, ठीक है। ग्राम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख देंगे, एट ए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर नहीं है तो पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल गैस है तो आप बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। एट ए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ध्यान रखना, ठीक है, कॉमा द रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना, आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल दो या इफ्यूजन बोल दो, एक ही बात, उसमें कोई फर्क नहीं। तो आप, मैं यहाँ डिफ्यूजन लिखूं तो इफ्यूजन सेल्फ अंडरस्टूड है ना। रेट ऑफ ए डिफ्यूजन इज इनवर्सली proportional to square root of density of gas. Rate of a diffusion of gas. Rate of a diffusion of gas is inversely proportional to square root of its density. यानी आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनेगा वो आएगा, rate is inversely proportional to square root of density. Density का representation D है, ठीक है। We know that from ideal gas equation की बात करें तो ideal gas equations में हमने पढ़ा है Pm is equal to DRT। पहले काम करते हैं दूसरा, हाँ, तो चलिए यहाँ पर
आपको ये भी बात कर सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, या बोल सकते हैं d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये बोल सकते हैं हम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आइडियल गैस इक्वेशंस? तो आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास ये भी आ सकता है, ये रेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। एंड वी नो दैट वेपर डेंसिटी जिसका शॉर्ट फॉर्म में वीडी लिख रहा हूँ, वेपर डेंसिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या लिख रहा हूँ, वीडी, वी वॉल्यूम, डी डेंसिटी मत लिख देना, तो उसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए VD1 ऐसा लिख दो, है ना। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ये भी हमारे को पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी भी आ सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये चीज आपको ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में भी क्लियर हो गया। बहुत सिंपल, और नंबर ऑफ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से बने हुए हैं, प्रीवियस ईयर में उठा के आप देखेंगे। एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, बट जेडब्ल्यू नीट में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के प्लीज देख लीजिएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए दो गैस को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। दो गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को यू आर गोइंग टू कंपेयर। या पहले अपन समझ लेते हैं व्हाट इज द रेट एक्चुअली, रेट है क्या। आप बोल रहे हो रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या, तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यदि मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन है या स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा कि वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन टाइम इंटरवल, यानी मान लीजिए 10 मिनट्स के लिए मान लीजिए वॉल्यूम पहले कंटेनर के अंदर वॉल्यूम 10 थी, ठीक है। अब कंटेनर में वॉल्यूम रहेगी 6, तो कितनी बाहर गई, तो आप बोलोगे सर 4 बाहर गई, तो आप बोलोगे वॉल्यूम डिफ्यूज कितनी थी 4, और मान लीजिए टोटल टाइम लगा है 10 मिनट, तो आप क्या बोलोगे वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा ये किसका चेंज है, वॉल्यूम डिफ्यूज का है, ठीक है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। या आप उसका दूसरा फॉर्मूला रेट का बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये हो जाएगा मोल डिफ्यूज अपॉन टाइम इंटरवल आ सकता है, यानी आप बोलोगे डेल्टा एन डिफ्यूज अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज हो सकता है, यानी जो रेट है ना ये सब लिख रहा हूं। तीसरा मान लीजिए रेट, आप बोलोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हुआ है, represent by small r, it is equal to distance travel by gas, distance travel during diffusion divided by time interval, यानी मान लीजिए डेल्टा x बाय डेल्टा t, है ना। ये अभी सब एप्लीकेशन में लूंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो अभी अपन ने जनरल ले लिया है, ये सारे रेट्स आ सकते हैं। ये मान लीजिए आप, हमने ये पढ़ा है कि मोल्स और वॉल्यूम एवोगैड्रो के हिसाब से अपन ने लास्ट लेक्चर में अराउंड, शायद पेलोड नहीं, लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़े थे कि कितना टेम्परेचर होगा कि 1/3 रह जाए या 2/3 मोल्स चले जाए, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि वॉल्यूम के टर्म में भी मेजर करवा सकता है या मोल्स के टर्म में भी। तो मान लीजिए वो बोलता है कि 1/3 डिफ्यूज हो गया, तो आप बोलोगे यहाँ 1/3 लिख दोगे, या 2/3 डिफ्यूज हो गया तो यहाँ डेल्टा एन क्या लिख दोगे, 2/3 लिख दोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? चलिए अब यहाँ पर आपके पास ये आ गया है, यदि वॉल्यूम डिफ्यूज नहीं भी समझ में आता है तो आप उस डिफ्यूज की जगह आप आउट भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डिफ्यूज की जगह वॉल्यूम आउट, यानी कंटेनर से कितनी वॉल्यूम बाहर गई है। देखिए समझिएगा कि मान लीजिए आपके पास कंटेनर के अंदर 10 ml था, ठीक है, थोड़ी देर बाद कंटेनर में 6 ml रह गया, आपने यहाँ पर एक पंचर कर दिया, 6 ml रह गया, तो आप क्या बोलोगे कितनी ml बाहर आई, तो बोलोगे 4 ml। जो कंटेनर से बाहर आएगी वही तो क्या है, एयर से मिक्स होगी, वही गैस तो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज होगी कि नहीं होगी। जो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम है वो थोड़ी डिफ्यूज हो रही है, डिफ्यूजन का मतलब वो गैस किसी गैस के साथ मिक्स हो रही है,
तो जब वो कंटेनर से बाहर आएगा तो बाहर कौन कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या CO है या CO2 है, इन्हीं गैस के साथ तो ये गैस मिक्स होगी। इज इट क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम डिफ्यूज क्या आ जाएगा 4 ml। यदि वॉल्यूम डिफ्यूज नहीं समझ में आता है तो मोल्स आउट या मोल्स कमिंग आउट। इज इट क्लियर? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अब देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला बना क्या है, हम इस फॉर्मूले को बना लेते हैं। मैं एक यूज कर लेता हूं, ये यूज कर लूंगा तो सेल्फ अंडरस्टूड इसके लिए है। ठीक है, देखिए अभी मान लीजिए मुझे कंपैरिजन करना है टू गैसेस का। ठीक है, ये अपन क्या करते हैं, जनरल फॉर्म लिख देते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना, ये जनरल फॉर्म है। इट इज रेट जो है proportional to PA upon TM। ठीक है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA अपॉन TM, है ना। ये क्या होता है, P इज द प्रेशर, A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना, जो कंटेनर लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना। T क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ ए कंटेनर, और D क्या आता है, डेंसिटी। बट याद करिए, आपको पता है कि यदि आपने प्रेशर टेम्परेचर ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और कंटेनर तो सेम ही होता है ना। यदि कोई गैस है, उसमें से गैस फिलअप कर रहे हो या गैस बाहर आ रही है, उस कंटेनर का, जिस कंटेनर में गैस थी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो फिर सेम ही रहने वाला है। तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। इसीलिए क्या होगा, आप क्या बोलोगे कि दिस इज, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट केस आ गया, केस फर्स्ट। ठीक है, आप बोलोगे, आप देखिए इसमें तो देखिए दोनों सेम ही आएगा। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस आर इक्वल, तो अब आप देखो यदि गैसेस इक्वल आ गया तो P सेम आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वैसे ही सेम आएगा ना। जब आप दो गैस को कंपेयर कर रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और टेम्परेचर आप सेम ही आएगा। ठीक है, तो आप देखिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस आर सेम, तो आप बोलोगे R1 by R2 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ M1 by M2। सॉरी, ये मैंने डेंसिटी लिख दिया है, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हूँ। ठीक है ना, ये यहाँ मॉलिक्यूलर मास आएगा, मैंने डेंसिटी लिख दिया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, M मोलार मास। ठीक है, M is a मोलार मास। तो ये R1 by R2 is equal to this, R1 होगा तो M1, R2 होगा तो M2, इसलिए R1 by R2 उल्टा हो जाएगा M2 by M1, या डेंसिटी के टर्म में पूछे ये क्या हो जाएगा, D2 by D1। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर ये ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मान लीजिए केस 2 है। ठीक है, केस 2 है, इफ partial pressure are different, partial pressure are different। यदि partial pressure different है, अभी पढ़ा है ना A और M, A और T तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा यार। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए जिस सिलेंडर के अंदर कोई भी गैस फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली एरिया सेम है और टेम्परेचर ये दो तो सेम ही आता है हर केस में। ठीक है, तो ये जो ये है जनरली एडवांस लेवल पे ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। R1 by R2 is equal to P1 by P2 upon M2 by M1। सिमिलरली M2 by M1 की जगह क्या हो जाएगा, D2 by D1। यदि मान लीजिए प्रेशर नहीं दिया है तो हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। जनरल लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू दिस मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल दिया है। तो समटाइम क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ना देके मोल्स दिया जाता है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर इन दोनों से आपको क्या मिला है, यहाँ जगह नहीं है, तो वी नो दैट P1 by P2 is equal to N1 by N2।
इज इट क्लियर? यानी P1 by P2 की जगह आप N1 by N2 भी रख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये कब आता है? जब पार्शियल प्रेशर आपको डिफरेंट दिया जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मान लीजिए यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? तो ये दो केसेस समझ में आ गया है। जब पार्शियल प्रेशर सेम है तो क्या काम करना है, और पार्शियल प्रेशर डिफरेंट है तो क्या सेम है। एक चीज ध्यान रखना है, अब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, A सेम होता है, T सेम होता है, जब तक पार्शियल प्रेशर स्पेसिफाई नहीं किया है आप पार्शियल प्रेशर सेम लेके चलेंगे। डन? देखिए मैक्सिमम केसेस में तो यही होता है, इसीलिए शुरू में ही मैंने क्या लिखा जाता है, सेम कंडीशन, सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, सिमिलर कंडीशन फॉर प्रेशर, सिमिलर कंडीशन फॉर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मान लीजिए यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, इस पे IIT एडवांस में क्वेश्चंस बना हुआ है कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, ठीक है? मान लीजिए कैसे एक्सपेरिमेंट किया है, आपके पास एक कंटेनर एरिया है, अब ये जो क्वेश्चंस है यहां से मैंने अमोनिया गैस डाला है, ठीक है? और यहां से मैंने क्या करा है, HCl गैस डाला है, ठीक है? आप देखेंगे इसका मोलार मास क्या है, 17 है, इसका मोलार मास क्या है, 36.5 है। आपको पता है कि जिसका जो गैस हैवी होगा वो स्लो जाएगी, उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं व्हाइट प्रेसिपिटेशन आएगा, पूछा जाएगा एट व्हाट कंडीशन कि व्हाइट प्रेसिपिटेशन आ जाए, या मान लीजिए अमोनिया HCl कौन से पॉइंट पे जाके मिक्स होगी। बट ऑब्वियसली दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है नहीं, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे तो नहीं जाएगी। एक लॉजिकली करिए, मान लीजिए एक नॉर्मल कंडीशंस पे आप बात करें, एक पर्सन थोड़ा सा पतला है और एक पर्सन हैवी है, दोनों दौड़ते हैं तो डेफिनेटली जो लाइटर वेट है वो जल्दी कवर करेगा, तो इसीलिए जो लाइटर गैस होती है वो डिफ्यूज पास होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर अमोनिया आया, तो देखिए ये सब जगह अमोनिया फिलअप हो गया, ये सब जगह क्या हो गया है, अमोनिया फिलअप हो गया, ठीक है? अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन जगहों पे क्या आ गया है, HCl पूरा का पूरा फिलअप हुआ है। ये दिस इज द एरिया ऑफ अमोनिया एंड दिस इज द एरिया ऑफ HCl। ये एक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, अमोनिया HCl के साथ कंबाइन होके NH4Cl हुआ है एंड इट इज सॉलिड फॉर्म, और जो सॉलिड फॉर्म आता है इसकी वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेशन आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चों को व्हाइट प्रेसिपिटेशन का? ओके। अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट में ये हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि सपोज IIT एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वेयर द व्हाइट प्रेसिपिटेशन अकर, नियर टू HCl, अवे फ्रॉम द HCl, या नियर टू अमोनिया, नियर टू HCl, या मिडिल पॉइंट। एक तो MCQ ये था और न्यूमेरिकली भी बताता हूं, ठीक है? आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl, ठीक है? एक ही कंटेनर है तो टेम्परेचर सेम है, कुछ नहीं दिया है तो प्रेशर सेम है, एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यही होगा, वो भी सेम होगा। इज इट क्लियर? अब आप देखिए व्हाट द मॉलिक्यूलर मास 17 एंड दिस इज 36.5 RNH3 एंड RHCl, इससे ये इंप्लाई हो रहा है, ठीक है? ये वैल्यू आप चाहो तो निकाल देता हूं, ठीक है? हालांकि 36.5 डिवाइडेड बाय 17 एंड स्क्वायर रूट 1.46, तो ये क्या हो रहा है, RNH3 अपॉन RHCl इज इक्वल टू 1.46 आ रहा है, ठीक है? तो ये नहीं आपको ये पता है कि अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एज कंपेयर टू HCl, इसका मतलब यहां पर आया है प्रेसिपिटेशन अकर नियर टू HCl। ये IIT एडवांस में स्टेटमेंट आया है, प्रीवियस ईयर के IIT क्वेश्चंस में आप देख लीजिए। व्हाइट प्रेसिपिटेशन है ना, प्रेसिपिटेशन यानी व्हाइट प्रेसिपिटेशन अकर्स एट नियर टू HCl, क्योंकि अमोनिया फास्ट भाग रहा है ना, अमोनिया 1.46 टाइम भाग रहा है फास्ट, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा।
तो ये भी क्लियर हो गया है। एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन भी आया था, वो कैसे होगा ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर हमने क्या बात, देखो दो तरीके से है। रेट ऑफ अमोनिया क्या पढ़ा था, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल। कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम डिस्टेंस ट्रेवल क्यों बोल रहे हो आप। चलिए हमने इतना तो पता है ना कि भाई आप बोलोगे कि व्हाट इज द रेट, रेट क्या बोलोगे आप, इतना तो बोलोगे ना वॉल्यूम डिफ्यूज या वॉल्यूम कम आउट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, इतना तो बोलोगे बच्चों, वॉल्यूम डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। अब आप देखिए मान लीजिए टाइम भी सेम लग गया, वहां टाइम भी सेम लग गया, तो आप क्या बोलोगे यहां पर वॉल्यूम डिफ्यूज, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिफ्यूज अपॉन वॉल्यूम ऑफ HCl इक्वल टू MHCl अपॉन MnHCl, ठीक है, इतना तो बोलोगे। चलो दोनों में यहां से स्टार्टिंग टाइम भी साथ हुआ, यहां पर टाइम हुआ तो टी भी सेम आ गया है। यहां पर क्या है T1 इक्वल टू T2, दोनों का टाइम सेम है, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ HCl। तो अब वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या है, A इंटू L NH3 एंड A इंटू L HCl इक्वल टू MHCl एंड MnH3। ये हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो ए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम आएगा, तो क्या लिखा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए गैस डिफ्यूज, डिस्टेंस यानी यहां से लेके यहां तक डिफ्यूज हुआ, ये हुआ ना। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना थर्ड फॉर्मूला कि डिस्टेंस डिफ्यूज अपॉन टाइम इंटरवल, तो वही आएगा। ये क्या हो जाएगा, लेंथ डिफ्यूज। मान लीजिए मेरे पास टोटल जो लेंथ है IIT एडवांस में दिया हुआ था, ये 1 यूनिट दिया था। 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है। तो अब आप समझ लीजिए ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक x मान लिया, तो यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1 माइनस x आ जाएगा। इज इट क्लियर, यहां से x है तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू 1.46। अभी पढ़ा है ना ये 36.5 अपॉन 17, तो ये वैल्यू अभी 1.46 निकाली ना अपन ने। इज इट क्लियर, तो जब अपन ने ये 1.46 निकाल ली है, ये क्वेश्चन IIT एडवांस में सब्जेक्टिव में पूछा गया है, जब IIT एडवांस में सब्जेक्टिव चलता था, ठीक है। अब 1.46 आ गया है क्योंकि ये अभी अपन ने स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x 1.46 माइनस 1.46x, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.46x इक्वल टू 1.46, x की वैल्यू 1.46 अपॉन 2.46, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.46 डिवाइडेड बाय 2.46, ये वैल्यू आ रही है 0.59 यानी लगभग 0.6 आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, तो यानी यहाँ तक है ना अमोनिया का जो डिस्टेंस है वो 0.6 है, तो ये वैल्यू यदि 0.6 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4। तो ज्यादा डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, अमोनिया ने, और लेस डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी, HCl है। इज इट क्लियर, इसलिए जो भी प्रेसिपिटेशन आएगा इट इज नियर टू दी HCl। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दो न्यूमेरिकल जो है, एक MCQ बताया था वो भी IIT एडवांस का पूछा है, और ये न्यूमेरिकल भी IIT एडवांस में पूछा है। तो ये आपकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस फ्रॉम NH3 वो 0.6 जो भी यूनिट है, मीटर है तो मीटर लिख देंगे, तो डिस्टेंस फ्रॉम HCl पूछे तो आ जाएगा 1 माइनस 0.6, तो वो आ जाएगा 0.4 यूनिट आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये न्यूमेरिकली भी मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहां पर यदि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को और इलैबोरेट करता हूं, ठीक है, तो देखिए यहां पर बात करें, देखिए यहां पर बात करें वापस से, मैं ग्राम्स लॉ बात करूं फ्रॉम ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, है ना, डिफ्यूजन या इफ्यूजन है ना। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, R1 by R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 by M1,
ठीक है। अभी अपन ने क्या पढ़ा है, वॉल्यूम डिफ्यूज अपॉन दिस इनटू वॉल्यूम डिफ्यूज, अभी पढ़ा अपन ने। ठीक है, रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफ्यूज आ सकता है, तो पहला फॉर्मूला ये भी बन सकता है आपका, है ना। m2 by m1 की जगह d2 by d1 भी आ सकता है, यानी और v1 by t1 t2 v2 इज इक्वल टू m2 by m1 लिख दो या d2 by d1। बच्चों मैं m2 by m1 लिख रहा हूं तो आप d2 by d1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास केस 1 क्या आया, जैसा भी था, इफ t1 इक्वल टू t2 तो आ जाएगा v1 by v2 इज इक्वल टू m2 by m1। ठीक है, दूसरा आ जाएगा केस 2, इफ v1 इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2 तो आप क्या बोलोगे, t1 by t2 इज इक्वल टू m1 by m2। गलती मत कर देना, ये v1 by v2 है तो मॉलिक्यूलर मास उल्टा है, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास सेम है। चेक कर लीजिए, t1 है तो m1, t2 है तो m2, v1 है तो m1, v2 है तो m2, गलती मत करना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर हमारे पास चीजें हैं। अब देखिए इस पे बेस हम न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। ओके, हालांकि एनसीईआरटी में कोई न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, टॉपिक ही नहीं दिया हुआ है, बट दिस इज गिवन इन आईआईटी या नीट या सब में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है ग्राफ फ्लो में कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन डिफ्यूज। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, सेम टाइप का कंटेनर मैंने दूसरा लिया है, इसके अंदर कोई भी हाइड्रोकार्बन मैं डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ SO3 डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम डिफ्यूज हुई है 180 ml, ठीक है, 15 मिनट्स का, और वहाँ पर वॉल्यूम डिफ्यूज हुई है 120 ml इन 20 मिनट, है ना। तो ध्यान दीजिए हमने क्या लिखा है, v1 by t1 इंटू t2 by v2 इक्वल टू m2 by m1। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दिया है, दिस इज 180 गिवन एंड 15 मिनट दिया हुआ है, एंड t2 की वैल्यू 20 दिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 120। ठीक है, वो SO3 का कितना है, ठीक है, या SO2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट 8 आया है। ठीक है, ये SO2 लिख दीजिए, कोई बात नहीं, SO3 भी होगा तो चलेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा ये SO3 है तो यहाँ 64 आएगा, यहाँ M1 आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया है 6, ये आ गया है 6 3 जा 30 और ये आ गया है 2। यदि मैं बात करूं 4 इज इक्वल टू 64 बाय M1 आ सकता है ना। यदि आप SO3 लेंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 बाय 4, दिस इज इक्वल टू 16। क्या आ जाएगा, 16। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन 16 किसका होता है, CH4 का। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन टू आइडेंटिफाई द मोलार मास ऑफ अननोन गैस। एक गैस जिसका मोलार मास पता था, सेम कंटेनर लिया, उसमें वॉल्यूम डिफ्यूज और टाइम निकाला, जिसका मोलार मास निकालना है उसका वॉल्यूम डिफ्यूज और टाइम निकाला, तो हमने क्या मोलार मास कैलकुलेट किया कि नहीं किया। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस हो जाएगा कि भाई टू फाइंड आउट द मोलार मास ऑफ अननोन गैस। ठीक है, एक दूसरा आ जाएगा कि सपोज दो गैस है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है। जैसे अभी पढ़ाया था रेट ऑफ अमोनिया वर्सेस रेट ऑफ HCl इज इक्वल टू 1.46 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। मान लीजिए दो गैस है, दोनों गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन को कंपेयर करना है, तो वी कैन अप्लाई ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो मोलार मास ऑफ अननोन गैस निकालना है, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है टू कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू नोन गैस। इज इट क्लियर? अब देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया। दूसरा मान लीजिए आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई गैस है, ठीक है। अभी मैंने आपको NH4Cl HCl का केस लिया था, एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा है, एक कंटेनर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक 5 मीटर का लेंथ लिया है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन गैस और यहाँ से मैंने ऑक्सीजन गैस कंपेयर इंट्रोड्यूस कर दी है।
अब मान लीजिए कहां पर वो पूछता है कि एट व्हाट पॉइंट एट H2 विल प्रोड्यूस, मान लेते हैं ना कि मान लीजिए ये यहाँ पर आपका रिएक्शन हो गया है H2 प्लस हाफ O2 गिव H2, मान लेते हैं, या नहीं भी रिएक्शन दिया हुआ है तो आप समझ लीजिए कि कोलिजन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो लेट इट बी दिस पोजीशन जो है वो कितनी आ गई है, ये x आ गई, तो ये क्या हो जाएगी 5 माइनस एक्स। क्लियर, एक x आ गई तो 5 माइनस एक्स आ गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम आ गया है। तो आप देख लीजिए V1 बाय T1 इंटू T2 बाय V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ N2 बाय M1। यही फॉर्मूला लगाना है हर बार यही लगाओगे, आसान हो गया। दोनों का स्टार्टिंग साइन सेम है, कोलिजन साइन सेम है, तो क्या हो जाएगा T1 इक्वल टू T2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम आ जाएगा, A1 A2 आर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेंथ आया लेंथ ऑफ H2 अपॉन लेंथ ऑफ O2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, क्योंकि वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ हुआ। दिस इज क्लियर। लेंथ ऑफ H2 कितनी अज्यूम करी है, x मानी है, क्या लिया है हमने x, 5 माइनस एक्स लिया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस 32/2, ये कितना गया है 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, x 5 माइनस एक्स, x इक्वल टू 20 माइनस 4x, ठीक है। अब आप देखिए 5x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो यदि ये 4 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 1 मीटर। तो आप बोलोगे फ्रॉम हाइड्रोजन 4 मीटर है तो फ्रॉम ऑक्सीजन कितनी आ जाएगी 1 मीटर। तो आप ऐसे भी है, तो 2 एग्जांपल्स मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। ये वाला आपके पास समझ में आ गया है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए मान लीजिए आपके पास दूसरा आ सकता है कि मान लीजिए आपके पास 2 गैस नोन है, ठीक है, जैसे अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया, ओके एक, और मान लीजिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिफ्यूज, ठीक है, डिफ्यूज जो है वो मान लीजिए मैंने ले लिया है 20 ml, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज मान लीजिए मैंने ले लिया है 15 ml, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर टाइम टेकन उसको लगा है 15 मिनट, और यहाँ पर टाइम टेकन उसने पूछ लिया कि कितना टाइम लगेगा उतना डिफ्यूज होने के लिए। बच्चों ये सेम भी दे सकता था या अलग भी दे सकता था, उससे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस लिया है, थर्ड आ गया है V1 बाय T1 इंटू T2 बाय V2 इज इक्वल टू N2 बाय M1। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए यहाँ पर आपके पास V1 कितना है 20, T1 कितना है 15, V2 कितना है 15, है ना, और T2 यू हैव टू फाइंड आउट, M2 कितना है, देखिए ध्यान रखना है ये आपने लिया है ऑक्सीजन, तो ये आया 32/2 आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये कितना आ जाएगा 15, 4 और 3 आया, 5 4 जा और 5 3 जा, तो ये आ गया है 4T2/45, ये आ गया है 16, एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या हुआ है 4, 4 से 4 कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू 45 मिनट आया है। ये भी प्रोफाइल आ जाएगा, 45 मिनट्स का पूछ लेगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज क्लियर हो गया है, ओके। अब मान लीजिए कई बार मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस करा रहे हैं, कई बार आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करें, जैसे एक चीज आ जाती है, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक चीज आ जाती है, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशंस ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एप्लीकेशंस ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। यदि इसकी एप्लीकेशंस आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला आ जाता है टू फाइंड आउट मोलार मास ऑफ अननोन गैस, सबसे पहला अननोन गैस का मोलार मास निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ सकता है कंपेयर रेट ऑफ
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि टू सेपरेट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, या रेडियो एक्टिव भी नहीं लिखो तो चलेगा, आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए भी काम आ सकता है, रेडियो एक्टिव नहीं भी लिखोगे। अब आप देखिए क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, आप यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है इट हैज 2 आइसोटोप्स, यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स। ठीक है, देखिए यहां पर यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स है, तो ये क्या होगा 235 होता है एंड 238, दीज आर द 2 आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब मान लीजिए एक सैंपल के अंदर मैंने यूरेनियम लिया, तो मुझे उस सैंपल के अंदर दोनों यूरेनियम मिलेंगे, बट इफ यू वांट टू सेपरेट बोथ द यूरेनियम व्हाट आई कैन डू, ठीक है, तो इन दैट केस आई कैन यूज द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर फ्लोरीन गैस पास करा दूंगा, जैसे भी यूरेनियम है तो यूरेनियम के अंदर मैंने क्या करा है, फ्लोरीन गैस पास करा दी है। क्या कर दी है, फ्लोरीन गैस। अब आप देखो फ्लोरीन गैस क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद this one and this is also combined with this one, दोनों से कंबाइन होगा। तो जब ये कंबाइन होता है तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म UF6 235 वाला एंड UF6 238 वाला, दोनों कंबाइन होगा। तो ये क्या हो जाता है, दोनों गैस हुई, दिस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बोथ द गैस, यानी आपको इंटेंशनली ऐसी गैस पास करानी है इन आइसोटोप में जो आपका केमिकल प्रोडक्ट भी गैस बनना चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि जो आइसोटोप्स है तो उनका मास नंबर तो अलग होगा, मास नंबर और अलग होगा तो जो गैस प्रोड्यूस होगी इन दोनों आइसोटोप से या 3 आइसोटोप से जो गैस प्रोड्यूस होगी उनका मोलार मास भी तो अलग होगा, और मोलार मास अलग होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, अलग होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप देखिए यहाँ पर फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक मास 19 होता है, तो 19 into 6 यह है 114, तो 235 प्लस 114 है ना, और 114 प्लस 238, तो इसका मोलार मास कितना आ गया, प्लस 235, यह आ गया है 349। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो 114 प्लस 238 ये वैल्यू आ गई है 352। ठीक है, अब आप देखिए R1/R2, ठीक है, इसको मैंने नीचे वाले 238 ऊपर ले लिया है, और सॉरी 238 तो नहीं है, ज्यादा ही होगा ना, ये कितना है 352 अपॉन 349, तो 352 डिवाइडेड बाय 349 इसका स्क्वायर रूट लें तो ये लगभग आ रहा है 1.004 आ रहा है। ठीक है, 1.004 आ रहा है, दोनों का जो डिफ्यूजन रेट है 1.004 है। तो मान लीजिए आप ये 1.004 है, ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर की कोई रेंज है, तो देखिएगा जैसे मान लीजिए आपने यहां से दोनों को इंट्रोड्यूस किया है, ये R1 है R2 है, मान लीजिए एक R1 ले लिया एक R2 ले लिया। अब आप देखिए R1 धीरे धीरे 1.004 टाइम्स आगे होगा, फिर 1 आगे आएगा, एक स्टेज के बाद वापस से आएगा धीरे धीरे, जब यहां से पास होगा, जब यहां से एक एंड से जब पास होगा तो समझ लीजिए इट इज 1.04 टाइम्स दूर होगा। धीरे धीरे क्या होगा, मान लीजिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर अज्यूम कर लीजिए, 1 मीटर या 10 मीटर के बाद देखेंगे कि जब ये बढ़ेगा धीरे धीरे करेगा तो सबसे पहले ये क्रॉस होगा। ठीक है, आपने ये कंटेनर में कलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपको जो कलेक्ट होगा, यहाँ पर पहले कलेक्ट हो जाएगा UF35, तो जब ये कलेक्ट कर रहे होंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है, उस समय UF6 238 ऐसी सिचुएशन में रहेगा। ठीक है, जब तक ये पूरा पास होगा, क्योंकि आप इतना लॉन्ग पाइप लेंगे कि अच्छा खासा आपको पता चल जाए कि यार इस टाइम पे UF6 235 वाला आ रहा है, और इतनी इनके बीच में गैप आ जाए कि जब ये पूरा का पूरा कंटेनर में आ जाए उसके थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर बाहर आना शुरू हो।
ठीक है ना, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 100 मीटर की रेसिंग होती है कि एक प्लेयर क्या हो जाएगा, लीड बनाता है, वो सेम स्पीड से दोनों भागते हैं, तो जब वो एंड पॉइंट आता है तो दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप हो जाता है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए एक की वेलोसिटी इतनी टाइम ज्यादा है तो 100 मीटर के बाद कितना डिस्टेंस होगा, या 200 मीटर के बाद, या 300 मीटर के बाद कितना डिस्टेंस होगा, ये चीज हमें पता है। तो आप ये भी बात कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, कि ये 3 है टू सेपरेट द आइसोटोप। तो क्लियर हुआ कि हमने क्या करा। अब मान लीजिए यहाँ पर UF6 बन गया, अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ अलग कलेक्ट कर दिया, दूसरे कंटेनर में ये ले लिया, तो अब करें क्या। तो कोई बात नहीं, जब आपने दोनों को कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आया है, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट कंटेनर में UF6 235 लिया था, सेकेंड कंटेनर में UF6 238 लिया था, वापस से हीट कर दो, U35 बन जाएगा, U238 बनेगा। फ्लोरीन गैस है, तो गैस क्या है, कंटेनर को ओपन कर दो, कंटेनर ओपन हुआ तो गैस एस्केप हो जाएगी, कंटेनर ओपन हुआ तो गैस एस्केप हो जाएगी, तो ये दोनों डिफरेंट कंटेनर में हो गए ना। इन दिस मैनर वी कैन सेपरेट दिस आइसोटोप, तो ये भी यहां पर काम आएगा। चलिए यहां पर एक आध क्वेश्चन मैं जेडब्ल्यू एडवांस का ले लेता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में है, ऑप्शंस में मैंने नहीं लिखे, मैंने डायरेक्टली इसको न्यूमेरिकल बना दिया है। ठीक है, ये डी निकालना है हमारे को, तो हमारे को पता है, अब तो समझ में आ गया, LX अपॉन LY डायरेक्टली लिख सकते हैं, mx अपॉन my, दो क्वेश्चन हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, Lx कितना है, मान लीजिए ये d है, तो दिस इज गोइंग टू बी d, तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस d। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 24 माइनस d आएगा। इज इट क्लियर। अब आप देखो my कितना है 40, ये कितना है 10 है, तो देख लीजिए ये 2 वैल्यू आ गई, my सॉरी 4 आ गया है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 24 माइनस 2 इंटू डी, डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3d इज इक्वल टू 48, तो d की वैल्यू आ गई है 16 सेंटीमीटर, d की वैल्यू क्या होगी है 16 सेंटीमीटर। यदि ये पूछा तो 16 सेंटीमीटर, ये पूछा तो 8 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आईआईटी एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। जेडब्ल्यू मेंस 2011 का भी क्वेश्चन था, मैंने उसको लिखा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम जाता है। तो देखिए जेडब्ल्यू मेंस 2011 का क्वेश्चन था, आप चेक कर देना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में, उसमें पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो, जैसे दो गैस है तो RA अपॉन RB का रिलेशन पूछा है। तो ये रिलेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि पार्शियल प्रेशर दो डिफरेंट गैस का अलग अलग होगा तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ये जनरली 2011 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पे हमने बहुत सारी बात कर ली है। अब क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं अभी मिक्सिंग ऑफ गैसेस के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं कैसे काम करना है, ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है फिजिक्स में भी इसका यूज हो जाए या केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। मैं उसका मिक्सिंग ऑफ गैस का कुछ न्यूमेरिकल डेटा के साथ, कुछ न्यूमेरिकल डेटा के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखिए मिक्सिंग ऑफ गैसेस को मैं इस डायग्राम से डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, देयर इज अ टू कंटेनर इन विच हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, बोथ द कंटेनर हैव अ सेम वॉल्यूम V एंड V। ओके, अब जब वॉल्यूम है, अभी देखिए शायद हो सकता है कि मैं दो न्यूमेरिकल्स में थोड़े इजी लेवल पे कराऊं, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक दो टफ भी बताऊं, बाकी यही लेवल आता है और नहीं आता है, इसलिए मैं वही बेसिक लेवल ले रहा हूँ। आपको दिया है दो प्रेशर ऑफ ए गैस, जो यानी हाइड्रोजन गैस 0.5 एटमॉस्फेयर दिया है और टोटल मोल्स कितना दिया है 0.7 है। क्या दिया है 0.7 दिया है, क्योंकि अब आपसे बोला है कि कैलकुलेट फाइनल प्रेशर एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन ईच फ्लास्क। अब आप देखो दोनों जगह वॉल्यूम सेम है, प्रेशर जो है P टोटल आ गया है। तो अब आप देखिए मोल्स बात करें तो आप बोलोगे मोल्स इन फर्स्ट एंड मोल्स इन सेकेंड कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.35 आ जाएगा। हाफ ही होगा कि नहीं होगा, कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है NPV by RT आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
एंड पीवी बाई आरटी आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब देखो ये V वॉल्यूम, तो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम क्या हुई, टोटल वॉल्यूम पे कितना था, वॉल्यूम 2V हो गया है, क्योंकि ये V प्लस V 2V हो गया है ना। बट अभी आपको चाहिए V पे चाहिए, बिकॉज यहाँ पर V वॉल्यूम है, यहाँ पर V वॉल्यूम है, तो मोल क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर मोल आ गया है 0.35, तो यहाँ पर भी मोल्स आ गया है 0.35। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या हो गया है कि फर्स्ट कंटेनर, कोई भी एक कंटेनर, इसको या इसको, किसी एक कंटेनर को 27 डिग्री पे ही रखा और दूसरे कंटेनर को 127 डिग्री सेल्सियस रखा। अब आप देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज ट्राई टू इंक्रीज, यानी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो यहाँ के जो कुछ मॉलिक्यूल जो 0.35 था, यहाँ भी 0.35 था। सिचुएशन जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ेगी, ये तो सेम है। तो क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है वो यहाँ आ जाएंगे, तो ये प्लस एन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा। इज इट क्लियर? अभी पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स कंटेनर से एस्केप होते हैं। इज इट क्लियर? मॉलिक्यूल्स एस्केप होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए ये तो सिंपल सी आ गई है, चेक कर लीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, जो भी आपका 0.7 मोल आया है वो 2V में आया है, बट V में क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो आप देखो सिंपल सोच लो ना यार, दिस प्लस दिस इक्वल टू 0.7 है ना। आप देखेंगे N1 प्लस N2 इज इक्वल टू 0.7, प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, सब सेम होंगे तो मोल भी सेम होंगे ना दोनों में, क्योंकि आपके पास n है क्या, चलो इसका n निकालो तो PV बाय RT, इसका n निकालो तो PV बाय RT, दोनों का प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो मोल सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें, अब आप देखो यहाँ पर प्रेशर क्या है, क्योंकि दोनों ओपन है तो प्रेशर तो दोनों एक ही आएगा, क्योंकि जब तक मोल ट्रांसफर हो जाए, मोल ट्रांसफर कब तक होगा, मोल ट्रांसफर जब तक होगा जब तक प्रेशर दोनों साइड सेम नहीं आ जाए, दोनों साइड प्रेशर सेम नहीं आ जाए। तो मान लीजिए उस प्रेशर को मैंने P ले लिया है, यानी यहाँ पर भी प्रेशर P है और यहाँ पर भी प्रेशर P हो चुका है, तब तक मोल ट्रांसफर होंगे। ये चीज हमने पढ़ा है। जैसे हमने पढ़ा है कि टी को, यदि गर्म टी को हम रखते हैं एटमॉस्फेयर में, कूलिंग होती रहती, कब तक होती है, जब तक टेम्परेचर इनसाइड इज इक्वल टू टेम्परेचर आउटसाइड। इज इट क्लियर? तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर मोल ट्रांसफर टिल प्रेशर बोथ द साइड, बोथ सेक्शन में प्रेशर इक्वल नहीं हो जाए, और मान लीजिए उस प्रेशर को मैंने P ले लिया है। अब यहाँ पर आप बात करूं तो P वॉल्यूम मेरा V था, यहाँ पर मोल आ गया है 0.35 प्लस N R, और टेम्परेचर यहाँ पर 300 केल्विन लेना पड़ेगा, 300 केल्विन। इधर बात करें, फर्स्ट में बात किया, सेकेंड में बात करूं, प्रेशर तो सेम ही है, वॉल्यूम भी सेम है, बट यहाँ पर मोल आगे हैं, सॉरी ये माइनस एन हो गया है, दिस इज माइनस एन और R इंटू 400। ठीक है, अब आप देखो दोनों का रेशियो ले लो, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है, तो मैं ये भी देख सकता हूं कि 3 इंटू 0.35 प्लस एन इक्वल टू 4 इंटू 0.35 माइनस एन लिख सकता हूं। जब मेरा ये दोनों सेम है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, R कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए 335 प्लस 3n, तो ये 3n, ये हो जाएगा माइनस 4n, तो ये इधर आया तो 7n आ गया है। इज इट क्लियर? तो ये 7n आया है, प्लीज चेक करते रहिए, ये इधर गया, ये 4 और ये 3, 1 इंटू 0.35, n की वैल्यू 0.05 आ रही है, n की वैल्यू 0.05 आ रही है, चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 0.05 आ रही है। ओके, तो पहला यदि आपके पास क्वेश्चंस आ जाता है कि देखिए मैं यहां लिख रहा हूं मोल्स, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख लीजिए, मैथमेटिकली सॉल्व देख लीजिए। यदि मोल्स फर्स्ट में, मोल्स एट फर्स्ट 0.35 प्लस 0.05, ये वैल्यू आ रही है 0.4 आ रहा है, तो मोल्स एट सेकेंड क्या आया, 0.35 माइनस 0.05, ये आ रहा है 0.3। इज इट क्लियर? तो पहला पार्ट क्लियर हो गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट
मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट, अब कोई भी इक्वेशन ले लो, ये ले लो या ये ले लो, बट उसके लिए वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम हमें नहीं पता है, तभी प्रेशर आएगा। तो देखो इनिशियल कंडीशन पे चलते हैं। इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर कितना था आपके पास, P इंटू 2V, वॉल्यूम डबल लेना पड़ेगा, V एंड J। मोल्स 0.7 था, R की वैल्यू 0.821, टेम्परेचर दोनों जगह 27 है, तो 300 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक और न्यूमेरिकल्स करा के ही वाइंड अप कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर P कितना है, 0.5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है ना, 0.5, वॉल्यूम निकाल दीजिए। ठीक है, वॉल्यूम की वैल्यू आ रही है 0.7 इंटू 0.0821 इंटू 300 और 0.5 इंटू 1, ये वैल्यू आ रही है 17.241 लीटर आ रही है। चेक कर लीजिए, PV इक्वल टू nRT, इनिशियल मोल 0.7 दिया था, टेम्परेचर 27, 300, वॉल्यूम V प्लस V 2V आ गया है, प्रेशर कितना दिया है 0.5 एटमॉस्फेयर। चेक कर लीजिए, यही बताया है, वॉल्यूम 17.24 आ गया है। अब आप देखो ये ले लो या ये इक्वेशन ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों में प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम थी। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन ले ली, तो देखिए दिस इज 17.24। अब आप देखो ये वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये वैल्यू आ चुकी है 0.4, तो 0.4 इंटू 0.0821 और ये 300। इज इट क्लियर? यदि आप ये लेते हो तो यहाँ पर 0.3 R और ये 400 आ जाएगा। इज इट क्लियर? 0.4 इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 17.24, ये प्रेशर आ रहा है 0.571 एटमॉस्फेयर, 0.571 एटमॉस्फेयर आ रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपका क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, आई होप। पहले देख लीजिए, यहाँ पर वॉल्यूम सेम था, इधर भी वॉल्यूम इधर वॉल्यूम, बट दोनों जगह जाएंगे टोटल 2 वॉल्यूम होगा। याद करिए डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या पढ़ा था, V फाइनल इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू V टोटल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो वही तो चीज एप्लीकेशंस लगा रहा हूं मैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बस में अब एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ी सी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फटाफट से लिया आया हूं। यहाँ पर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया है एंड कैलकुलेट द न्यू प्रेशर, बिल्कुल सेम है, वही क्वेश्चंस है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ प्रेशर निकालना है, सिंपल है। यहाँ से कुछ गैस जाएगा, यहाँ पर मोल N1 है तो यहाँ पर N2 आया। ठीक है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द न्यू प्रेशर, इससे पहले वाले में मैंने मोल्स भी निकाले थे। ठीक है, अभी मेरे को प्रेशर चाहिए, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर जो मोल है, यहाँ पर जो मोल है वो N है ना, तो N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 होगा। पहले क्या था, जैसे यहाँ 0.7 दिया था, दोनों जगह वॉल्यूम सेम था, टेम्परेचर सेम था, टोटल प्रेशर सेम था, तो हमने क्या बोला था 0.35 कर दिया था। बट यहाँ पर क्या किया था, N ट्रांसफर हुआ था, N यहाँ से ट्रांसफर हुआ था। ठीक है, तो बट टोटल तो 0.7 ही रहा था ना, 0.4 प्लस 0.3 0.7 ही रहा था ना, मोल थोड़ी चेंज हुआ है, मोल थोड़ी कोई लीकेज हुआ है, इधर से इधर ट्रांसफर हुए हैं, बट टोटल मोल इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। मोल यहाँ रखो या ये सिचुएशन है तो टोटल मोल तो सेम ही रहेगा, N1 N2 यहाँ पर सब कुछ सेम था, इसलिए हाफ ऑफ ये N/2, पर यहाँ पर क्या है, अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था, PV इज इक्वल टू N1 RT, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 273, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम भी सेम है N2 R, और यहाँ क्या हो जाएगा 335। याद करिए, अभी 300 था 400 था, यहाँ पर N1 0.35 प्लस N 0.35 माइनस N, क्योंकि यह हाई टेम्परेचर था इसलिए मोल्स इधर ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है, N कितना है, यहाँ N कितना है, टोटल मोल है ना, P, क्योंकि ये तो टोटल प्रेशर है ना, दिस प्लस दिस मिला के है, तो P2V है, क्योंकि वॉल्यूम डबल है और RT आएगा। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 273, क्या है 273। इज इट क्लियर? अभी क्या करता हूँ, प्रेशर को मैं 76 ही रखता हूँ, 76 सेंटीमीटर में ही रखता हूँ।
तो मेरा आंसर जो भी P आएगा वो 7 सेंटीमीटर में ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या रखा है 76 इंटू 2V अपॉन R इंटू 273, ठीक है। यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा PV अपॉन R इंटू 273, N2 क्या आ जाएगा PV अपॉन R इंटू 335। तो सबसे पहले तो V कॉमन है, V तो चला गया, ठीक है, ये R कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये V कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 154 बाय 273 इज इक्वल टू 335 प्लस 273 इंटू P। अब सब मैथमेटिक्स सबको पता है, भले बायो के स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, मैथ्स लो, यही आएगा। दिस इज गोइंग टू बी एलसीएम, ये इधर चला जाएगा, ये आएगा P कॉमन, V भी था तो ये V तो पहले कैंसिल कर दिया है, ये V कैंसिल कर दिया है। इज इट क्लियर? 273 कैंसिल आ गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 154 इंटू 335, ये वैल्यू आ रही है 51590, ये आ रही है 51590, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 335 प्लस 273 आ रही है 608, ये P की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 51590 डिवाइडेड बाय 608, ये वैल्यू आ रही है 84.85, है ना, mm है ना, तो mm में ही आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ तक आपके पास आ गया है, ठीक है। अभी टाइम है, मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूँ, फिर वाइंड अप कर देता हूँ, ओके। ये क्वेश्चंस में मैंने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का भी कंसेप्ट ले लिया है। इसका क्वेश्चंस क्या है, 1 लीटर फ्लास्क कंटेंट एयर वाटर वेपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर। यानी यहाँ पर क्या है, हल्का सा वाटर है, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इवोपोरेशन ऑफ वाटर है। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर क्या है, आपका वाटर वेपर भी है, ठीक है, और वाटर वेपर भी है एज वेल एज एयर भी है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास जो प्रेशर है 200 mmHg, यहाँ पर मान लीजिए आपको है 200 mmHg, 200 mmHg है, तो दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, है ना, इट इज इक्वल टू 200 mm है। ये गलती मत करना। अब आप देखो यहाँ पर भी सेम 50 डिग्री सेल्सियस है दोनों कंटेनर में, यानी आप देखिए फ्लास्क कंटेन एयर वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर दिस, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, इट इज कनेक्टेड विद द सेम कंटेनर 1 लीटर सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रेशर। अब समझना, जैसे ये कनेक्टेड था तब खाली था, अब आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे वाटर वेपर भी है और एयर भी है, तो इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर वाटर वेपर भी जाएगा, एयर भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर तो गैस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो जब यहाँ पर खाली कंटेनर था, ये भरा हुआ था, तो यहाँ से गैस क्या हुई, यहाँ पर जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर जो गैस है, तो यहाँ पर भी वो गैस होगी। इस कंटेनर के अंदर क्या है, वाटर वेपर है, तो यहाँ पर भी वाटर वेपर आएगा टिल P1 इक्वल टू P2, यानी दोनों साइड क्या है, प्रेशर इक्वल हो जाना चाहिए, दोनों साइड क्या है, प्रेशर इक्वल हो जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी P1 क्या है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। ये कंडीशंस मैं बिफोर ले लेता हूं, तो इस कंडीशंस को मैं क्या लिख देता हूं, आफ्टर, क्योंकि देखिए, अब देखिए यहाँ पर प्रेशर मेरा कितना है, प्रेशर ये यहाँ पर है प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, इट इज इक्वल टू 200, और वाटर वेपर का एक्वस टेंशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वो कितना है 93, वो कितना है 93। तो यानी यहाँ पर आपको प्रेशर ऑफ गैस कितना निकला है 107 mm। याद करिए, लास्ट लेक्चर इनफैक्ट सॉरी नॉट लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने ये पढ़ा है 107, इज इट क्लियर। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर गैस का प्रेशर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, गैस की, तो 107, क्योंकि आप देखिएगा 107 V1 कितना था 1 लीटर, अब P2 पता नहीं, वॉल्यूम क्या हो गया है 1+1, वॉल्यूम क्या हो गया है 1+1 यानी 2 लीटर हो गया है। अब ठीक है,
तो यहाँ पर P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 107/2, इट इज इक्वल टू 53.5 आएगा, ये mm आएगा। अब देखिए ये चीज आ गई 53.5, ये किसकी है, गैस का। दिस इज द प्रेशर ऑफ गैस इन सेकंड कंडीशन। अब आप देखो वाटर वेपर का क्या है, वाटर वेपर तो बच्चों वैसा का वैसे ही है, वाटर वेपर का कितना था 93, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। तो ध्यान दीजिएगा वाटर वेपर का चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ पर गैस लॉ बन रहा है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पर भी सेम है, जितना वाटर कलेक्टेड है यहाँ पर भी वही वाटर कलेक्टेड है, दोनों जगह सेम अमाउंट का वाटर कलेक्टेड है, तो सेम अमाउंट का वाटर वेपर है। इज इट क्लियर? यानी इन दोनों का टोटल यहाँ पर है। मेक श्योर दिस इज फॉर गैस, दिस इज फॉर आइडियल गैस। बॉयस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस। याद करिए लास्ट लेक्चर में अंदर मैंने PV=NRT में मोल्स ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ गैस निकाला था, तो वाटर वेपर का प्रेशर माइनस करवाया था, गलती मत करिएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर यदि टोटल प्रेशर, अब आप देखिए ये मैंने निकाला है प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए सेकंड कंडीशन, ठीक है, दिस इज द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए सेकंड कंडीशन। बट यहाँ पर गैस के अलावा वाटर वेपर भी है, तो वाटर वेपर भी प्रेशर जनरेट कर रहा है। और ध्यान रखना है कि वाटर वेपर में जो प्रेशर है वो सेम जनरेट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज 53.5 प्लस 93, तो दिस वैल्यू बी 6.5 एंड 146.5 mm of Hg। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है, याद क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो आपको पता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो क्वेश्चन क्या था, if 1 liter flask contain air, water vapor and small amount of a liquid water vapor at a pressure this, ठीक है, if it is connected with another flask having 1 liter volume, ठीक है, maintain at 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ खाली है, तो ये यहाँ से कुछ गैस उधर चली जाएगी, दोनों साइड क्या हो जाएगा, प्रेशर सॉरी नॉट प्रेशर, मोल्स बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ पर मोल्स प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, आई एम सॉरी, यानी प्रेशर यहाँ हायर था, यहाँ प्रेशर लोअर था, इधर से इधर चला गया है, तो प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजेस। एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, प्रेशर पहले यहाँ पर कितना था 107, अब क्या हो गया है 53.5 आ गया है, यानी वॉल्यूम जब डबल हुआ है तो प्रेशर हाफ हो चुका है, क्योंकि प्रेशर फैल गया है, वॉल्यूम फैल गया है, तो प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। इज इट क्लियर? तो अब आप देखिए व्हाट इज द टोटल प्रेशर, क्योंकि अभी वाटर वेपर थोड़ी गया, वाटर वेपर तो है, तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ ए गैस अभी निकाला 53.5, आइडियल गैस इज एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली, ठीक है, वाटर वेपर कितना है 93, क्योंकि वो तो चेंज देगा, जो यहाँ रहेगा वो यहीं रहने वाला है, तो वाटर का तो कुछ होने से ज्यादा, वाटर का तो कुछ चेंज होने से रहा, क्योंकि आपको दिया हुआ है एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस 93 है, वो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, वाटर वेपर का 93 ही रहने वाला है, भले वो भी इक्विलिब्रियम में चला गया है। वाटर वेपर भी ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम में नहीं गया है, 93 है तो वो इधर 93 ही जाएगा, उसको वो चेंज नहीं होगा, गलती मत करिएगा, ठीक है। गैस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली, नॉट फॉर वाटर वेपर, एक्वस टेंशन वाटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये गलती मत करिएगा, इसीलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं रहा है। पहले हमने गैस का निकाला, P1 V1 P2 V2 से गैस निकाला, दिस प्लस दिस आपको ये लग गया है। गलती से भी ये मत कर देना P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पर 200 into 1 इक्वल टू 2 मत कर देना, ये 100 फीट फाइनल मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। पहले आपको गैस का निकालना है, फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 करना है, गैस प्लस वाटर वेपर ही टोटल प्रेशर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज का खास ध्यान रखना, वाटर वेपर पे आइडियल गैस इक्वेशन नहीं लगेगी। लास्ट लेक्चर में ध्यान रखो, PV=NRT से मैंने वॉल्यूम निकलवाया था, तो वाटर वेपर का प्रेशर माइनस करवाया था। P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 लगाया था, तो किसका लगाया था, सिर्फ और सिर्फ गैस का लगाया था। STP पे में तो वाटर वेपर होता नहीं था, इसलिए प्रेशर ऑफ एट STP सेम एज प्रेशर ऑफ गैस, बट अदर दैट 0 डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ वाटर रिमूव किया था, प्रेशर ऑफ गैस निकाला था, तब जाके कंपेयर किया था।
आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फटाफट से पुराना लेक्चर का, प्रीवियस लेक्चर का कुछ पार्ट देख लीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।